बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। अशफाक साग सत्ती आपके सामने मौजूद है और कल जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। भारत के साथ जो मैच था, लग ये रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद हम कुछ कर जाएं, शायद ये टीम एक यूनिट की तरह नजर आए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। टू बी ऑनेस्ट विद यू, इनिशियली मैंने मैच देखा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन और जिस तरीके से स्टार्ट मिलने के बाद हमने वो एक बार फिर से वही पैटर्न रिपीट किया, तो मैंने देखा कि हम अपने स्टैट्स पे थोड़ा सा नजर डालें कि हमारी टीम खड़ी कहां है। आप ये सोचिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम बॉटम ऑफ द टेबल हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप आखिरी 3 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो उसके बाद हमने देखा है कि उसके सेमीफाइनल में हम जगह नहीं बना सके थे। अगर हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं निकल सके थे और अमेरिका जैसी टीम से भी हमें शिकस्त हुई थी। तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें हम दिफाई चैंपियन हैं और आखिरी मार्का में 2017 में अंजाम दिया था, तो ऐसा क्यों कर हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस कुछ मुख्तलिफ होती। तो उस पर वो टीम के लिए एक जाहिर है कि एक शेर है, मुनीर अजीज साहब का एक कथा है, वो ये है कि कुछ उंज भी रामा ओखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो ये था हमारी क्रिकेट टीम के लिए कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, और हमारे अवाम के लिए कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, क्योंकि इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। और अनफॉर्चुनेट चीज क्या है कि मुझे एक चीज बड़ी अछूती और हैरत अंगेज लगती थी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते। और बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा कि इतने सियासी इख्तलाफात हो जाते हैं कि भाई भाई से बात नहीं करता था, लेकिन ऐसे में क्रिकेट एक वाहिद चीज थी जो हमें जोड़ के रखती थी। वहां पर आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी एक जगह स्क्रीन लगाकर मैच देखते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब हमसे ये उम्मीद भी छीन ली गई है। अब क्रिकेट में इंटरेस्ट, और खासतौर पर ये नई जनरेशन है, उसका इंटरेस्ट नजर नहीं आता। उनको पता है कि हमारी टीम ने क्या परफॉर्म करना है, तो इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है। तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए दे। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं और साबिक चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब फॉर योर टाइम। कामरान अकमल साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और विकेट कीपर भी हैं। थैंक यू सो मच कामी भाई फॉर योर टाइम। और यासिर हमीद साहब हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू मोहसिन भाई, के वॉज दैट अ सरप्राइज फॉर यू जब ये मैच उस तरीके से नतीजे तक पहुंचा जिस तरह से हुआ? देखिए, बीइंग अ क्रिकेटर कभी से एक उम्मीद लगी होती है, लेकिन जो मैं लोगों की बातें सुनता था दूसरों की, वो कहते थे सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जीतेंगे। इसी के और मैं जिसको इस तरह एनालाइज करता हूँ, देखिए स्वागत सत्ती, जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, मैं समझता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का शॉर्टर वर्जन का सबसे बड़ा कंपटीशन है, जिसमें दुनिया की बेहतरीन 8 टीमें होती हैं। यानी कि सेलेक्ट सोचिए, इसमें वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई, दूसरी श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर पाई। इतनी हाई क्लास की क्रिकेट होती है, और उसके लिए फिर एक तैयारी होती है, और तैयारी हर लिहाज से होती है कि भाई हम किस कंडीशन में खेल रहे हैं। कंडीशन हमारी अपनी है। पाकिस्तान में बेसिकली सारा टूर्नामेंट हो रहा है, अगर यूएई में, दुबई में हो भी रहा है, तो वो भी कंडीशंस बिल्कुल पाकिस्तान जैसी हैं। ऐसे ही है। कोई 19-20 का भी डिफरेंस नहीं होगा, उससे भी कम। तो सारी कुछ हमें पता है, पिचेस का हमें नेचर पता है, क्या हमें करना है। तो आप उस हिसाब से अपना एक 15 का स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं, जो कि वेल प्रिपेयर्ड होता है काफ़ी दिनों से। या आखिरी दिनों तक पता ही नहीं था कि स्क्वाड क्या होगा, अनाउंस होने में भी बहुत अरसा लग गया। फिर उसके ऊपर आपको देखना पड़ता है कि आपकी टीम में जो लड़के हैं वो क्या, मेंटली तो फिटनेस आदमी करता है बाद में, लेकिन फिजिकली फिट है कि नहीं है। फिजिकली फिट होंगे तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छा। आपने कुछ लड़कों को बगैर, जो फिजिकली फिट नहीं थे, मेंटली तो बहुत दूर की बात है, फिजिकली फिट नहीं थे, उनको आपने सेलेक्ट कर लिया। आपने वहीं पे अपने बीच में एक लूप होल छोड़ दिया बहुत बड़ा। सामने जो टीम्स हैं, न्यूजीलैंड थॉरो प्रोफेशनल्स, दूसरी टीम, जो जितनी भी टीम्स अगर आप देखें जो इसमें खेल रही हैं, वो ज़्यादातर टॉप की टीम्स हैं, सब थोड़े प्रोफेशनल। इवन अफगानिस्तान का अप्रोच अब क्या है, बांग्लादेश वो नहीं रही है, अलग एक टीम बन गई है, सारा कुछ। हम जो इतने वर्ल्ड की दुनिया के टॉप के ऑर्डर में थे, टॉप 3 में हम आते थे पाकिस्तान, कि अल्लाह के फजल से बड़ी इज्जत से पाकिस्तान क्रिकेट का और क्रिकेट टीम का नाम लिया जाता था। 2-3 चीज़ों ने हमें बहुत मारा है, अशफाक सत्ती, 2-3 चीज़ों ने हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया। अच्छा। सिफारिश पे ये देखिए, मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फ़ख्र से पाकिस्तानी कहूँगा, अपने आप को क्रिकेटर कहूँगा, लेकिन ये है कि
इतना टैलेंट है, बहुत जगह टैलेंट है पूरे पाकिस्तान में। छोटे छोटे शहरों से क्या, छोटे गांव से बड़े अच्छे लड़के आ जाते हैं यहाँ मिलते हैं। शहर की तो बात अलग ही है, जो कराची लाहौर डोमिनेट करता वो भी ख़त्म हो गया, इतना टैलेंट आने लगा इंटीरियर से। तो ये चीज़ें देखते हुए टैलेंट है, लेकिन पिक करना चाहिए इतना बुरी तरह मिसयूज हो रहा है। क्या किया आगे हम जरा कामरान भाई से जरा बात कर लेते हैं। कामी भाई, आपसे जितनी डिस्कशन हुई है जब से ये इवेंट शुरू हुआ उस वक्त या उससे पहले भी, और ख़ास तौर पर जब साउथ अफ्रीका में हमने सीरीज़ जीती, जब हमने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो उस वक्त एक उम्मीद बन गई थी कि नाउ समथिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर आप इस इवेंट में, और ख़ास तौर पर इससे पहले भी जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमारे मैचेस थे, तो व्हाट वेंट रॉन्ग? ये क्या अचानक हुआ है कि हमारी कोई भी बॉलिंग, जिसके अंदर हमारे बॉलर्स जिनको ट्राइका को कहा जाता था कि ये तो दे आर आई मीन एज गुड एज वसीम एंड वकार, इस तरह से मिसालें दी जाती थीं, और फिर हमारी जो बैटिंग थी उसके अंदर आपको पता है क्या कुछ कहा जाता था। व्हाट वेंट रॉन्ग? अस्सलाम वालेकुम आपको और हमारे लेजेंड मोहसिन भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम, यासिर को भी बहुत शुक्रिया। देखें ये चीज़ें बहुत सी हैं, मोहसिन भाई ने बड़ा ज़बरदस्त डिस्क्राइब किया है हमारी क्रिकेट का, क्या अलमिया रहा, क्यों नीचे गई है। इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता जितना ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला और जो काम किया है। जो मैं देखता हूँ ना ग्राउंड रियलिटी, जो आपने कहा कि हम लोग मैच हार गए हुए थे जैसे उनकी टीम थी, मैं तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑनेस्टली उस वक्त ही समझ गया था कि हम लोग बाहर हैं जब टीम अनाउंस की गई थी ये चैंपियंस ट्रॉफी की। इस टीम में आप मुझे बात बताएं, मोहसिन भाई हेड कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के, क्या ये बगैर ओपनर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलते? क्या ये बगैर स्पिनर्स के साथ खेलते चैंपियंस ट्रॉफी जो एशिया में हो रही है, जो कंडीशन डिमांड करती है आपको स्पिनर्स चाहिए, आप प्रॉपर ओपनर्स के साथ जाएं, स्पेशलिस्ट 5 बॉलर्स के साथ जाएं, क्या पार्ट टाइमरों के साथ जाती हैं? 8 टीमें, टॉप की टीमें 8 है। अब मुझे लग रहा है कि जो बाहर से 7 टीमें आई हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, उन्होंने अपनी साल पहले टीम बनाई है। हम लोगों ने भी कहा, मोहसिन भाई ने भी कहा कि हमारी टीम सबसे लेट शुरू हो रही है, जाहिर है। और हम 10-15 दिन पहले 15 लड़के अनाउंस करें, उसमें ये भी ना पता हो कि बैटिंग ऑर्डर क्या है, बॉलिंग किसने करनी, नया बॉल किसने करना, मिडल में किसने करना, तो वो टीम कैसे जीत सकती है? यही फर्क रहा है बाकी टीमों में और हमारी टीमों में। ट्रू प्रोफेशनल टीम में फार बेटर, सुपीरियर हर लिहाज से, फॉर्म के लिहाज से आप देखें, कॉम्बिनेशन के लिहाज से आप देखें, मेंटल लेवल उनका आप देखें, गेम अवेयरनेस आप देखें, ये सारी चीज़ें वो टीमों ने अडॉप्ट किया, काम किया। मॉडर्न डे की क्रिकेट के साथ उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने सिस्टम को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ मोहसिन भाई ने तो बड़ी सीधी सीधी बातें की। हमारे कुलीग हम कहते हैं कि बीइंग पाकिस्तानी हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, हम करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जो गलतियाँ हैं, जो ब्लंडर पाकिस्तान की क्रिकेट में हुए हैं वो जरूर बताना चाहिए। और जाहिर क्यों नहीं बताएंगे? आप ये सोचें कि आई मीन 30 साल बाद इवेंट हो रहा है और उसके अंदर वी आर ऑलमोस्ट आउट। देखें बिल्कुल 30 साल के बाद इवेंट हो रहा है, लेकिन हमने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। हमने पाकिस्तान की क्रिकेट के फैंस जो है उनको दूर किया गया। बाकी टीमें ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, फैंस बढ़ाते हैं अपने, हमारी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली दिल से डिसरिस्पेक्ट नहीं है। हम लोग जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तान टीम के क्रिकेट के फैंस हैं वो दूर होते जा रहे हैं पाकिस्तान से। ये फर्क है सिर्फ दुनिया की क्रिकेट का और हमारी क्रिकेट का। और हमारी क्रिकेट को सही कहा कि हमारी क्रिकेट को फेवरेटिज्म लेके बैठ गया पाकिस्तान टीम में भी, सिलेक्शन में भी, नुक्ते पे मैं आऊंगा में भी, प्रोसेस में भी, हर चीज में खत्म कर दिया। इस नुक्ते पे मैं आता हूँ। यासिर भाई आप जरा ये बताइएगा, जाहिर है कि आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे, तो उसके अंदर मैंने जो चीज़ देखी, अगर हम अपनी बैटिंग की बात करें तो उसके अंदर स्ट्राइक रोटेशन जितनी मुश्किल, और मैं ये सोच रहा था कि क्या वजह है कि रिजवान जो बॉल मार रहे हैं वो सारी की सारी फील्डर्स के पास जा रही है। यू मस्ट हैव सीन इट एज वेल। और ये किसी एक मैच में नहीं हुआ, ये एक पैटर्न बन चुका है कि वो बंदा शॉट खेलता है एंड ही इज द कैप्टन ऑफ द साइड, और वो जहां शॉट खेलता है स्ट्राइक रोटेशन हो नहीं पाती। एंड में आपने देखा उन्होंने कुछ बाउंड्रीज भी मारी, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा। तो इतना ही मुश्किल होता है स्ट्राइक रोटेशन और अपने ऊपर प्रेशर बढ़ाना, इतना ही वहां पर इतनी कोई आउट क्लास बॉलिंग कर रहे थे इंडियंस? देखें वो बॉलिंग कर रहे थे स्पॉट ऑन बॉलिंग।
जो स्पॉट ऑन बॉलिंग होती है ना, एट टाइम्स आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके पास लेंथ बॉल को नेगोशिएट करने का तरीका ना आता हो। जिस तरह हमने कल देखा विराट कोहली जब आए बैटिंग के लिए तो उनको लेंथ बॉलें शुरू में पड़ी, उन्होंने उन लेंथ बॉलों को मैनेज किया और उसकी बाउंड्रीज ली। जब आप बॉलर को लेंथ बॉल से चौके मारना शुरू करते हैं तो बॉलर फिर आपके स्लॉट में आता है या पीछे आता है, ठीक है। आप अपने ऊपर प्रेशर उस वक्त क्रिएट करते हैं ज्यादा कि जब बॉलर की लाइन बन रही हो, आप वहां पे कुछ हाथ पांव या कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ती है। मेरे ख्याल से रिजवान जब कल खेल रहे थे, रिजवान और सऊद शकील, नो डाउट वो बहुत स्लो खेले हैं। उस वक्त काफी क्रिटिसाइज भी हो रहा था, कमेंट्री में भी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यार ये जिस तरह ये अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा। सऊद वाज प्लेइंग मच बेटर, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, ही वाज टेकिंग सिंगल्स। सऊद ने मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सऊद ने जो इनिंग खेली है कल वो प्रेशर में बहुत अच्छा 50 था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपकी गेम अवेयरनेस कहाँ है? आपकी गेम अवेयरनेस कहाँ है? वहां से आपने आखिरी ओवर तक जाना था। अगर आखिरी ओवर तक जाते हैं तो 280-90 होते हैं तो फिर शायद इंडियंस पे फिर वो डायमेंशन चेंज हो जाती गेम की। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त, माशाल्लाह मोहसिन भाई ने भी बहुत ही सारी सीधी अच्छी बातें की हैं सारी, और कामरान ने भी सारी आइडेंटिफिकेशन। हमारा गेम अवेयरनेस का प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। आप बाबर आजम से पूछो तो बाबर आजम फंसा, उसको ये नहीं पता मैं 6000 से 7000 पे 8000 पे किस तरह जाना है। वो मैनिफेस्टिंग करता है बंदा, कोई वो उसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि यार आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, आप अपने बैड पैथ से निकलते हैं, ठीक है। आप कल विराट कोहली की इनिंग देखें, विराट कोहली ऑलवेज समहाउ even if he's not performing, somehow he performs against Pakistan. मोहसिन भाई मुझे देखें, उसने इसको मैनिफेस्ट किया हुआ, वो सोचता होगा यार मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेल रहा हूँ और आखिरी बॉल पे 3 रन रहते और मैं चौका मार दिया। कल वही किया उसने, और आपने अपनी सेंचुरी भी की, T20 बिल्कुल सेंचुरी उसने कितना जबरदस्त फिनिश किया। इस तरह लगता है इस तरह स्क्रिप्टेड फिनिश किया उसने। अच्छा मोहसिन, तो मतलब ये चीजें देखें, हमें ये चीजें अडॉप्ट करने की जरूरत है। हम कब तक ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो अच्छे प्लेयर आते रहते हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि यार हमारे पास अब्दुल्ला शफीक एक प्लेयर आया, वो उसने श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 100 किया, अच्छे रन किए। 3-4 मैचों में अगर उससे रन नहीं हुए, आपने उठा के उसको बिल्कुल गायब कर दिया। मतलब दैट हैपेंड सो कंसिस्टेंटली। आई मीन एक तो होता है ना कि आउट होना, एक होता है कि जब आप डिफेंड करने जा रहे हो, एक होता है आप शॉट मारते हो आउट हो रहे हो। रोहित शर्मा आउट होता है मोस्टली मारते हुए, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करता है अपनी विकेट, वो तेज खेलने की कोशिश करता है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर रहे हैं, आई वाज देयर और मैं ये देख रहा था और हम डिस्कशन भी करते थे कि भाई वो बॉल रोक रहा है और रोकते हुए बोल्ड हो रहा है, यानी कि वो टेक्निकल फ्लॉ है, तो दैट शुडंट हैपन। देखिए आपने रोहित की बात की, रोहित एक गेम प्लान लेके आता है। आप T20 वर्ल्ड कप में भी देखें, उसने एक बॉल भी नहीं रोका जो वो विन किया उन्होंने। आई नो एक यार मेरा यही रोल है, मैंने ये करना है। तो हमारा एक अनफॉर्चुनेट ये भी है, देखें ये बहुत पहले से प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस होता है। हमारे पहले 90s के जो प्लेयर थे, एट अ टाइम 4-5 सुपरस्टार्स थे, ठीक है। इंजमाम भाई, सईद भाई, आमिर भाई, ठीक है, फिर इजाज अहमद। आप फिर देखें उसके बाद आप प्लेयर को इन्फ्लुएंस करते हो तो तब प्लेयर बनता है। आप सिर्फ 1-2 प्लेयर से सुपरस्टार टीमें कभी नहीं जीती। आप इंडिया की टीम को देखो, अभी लाइन में 5 सुपरस्टार प्लेयर्स हैं उनके, विराट कोहली, रोहित शर्मा, यू नेम इट, शुभमन गिल, फिर उसके बाद आप नीचे आए के राहुल, फिर और उनका बेंच स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है जो लास्ट सीरीज खेला। दे आर वेरी गुड। अच्छा लेट मी टेक द डिस्कशन टू मोहसिन भाई। मोहसिन भाई मुझे ये बताइए कि बाबर की अगर हम बात करें तो उसको एक टाइम था कि कंपेयर किया जाता था विराट कोहली के साथ, क्योंकि जाहिर है ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अब ये भी नहीं है कि ही इज नॉट इन द फॉर्म या फिर यू नेम इट कि बॉल बैट पे नहीं आ रहा, मतलब उसने जो बाउंड्रीज लगाई हैं दे आर एक्सेप्शनल शॉट्स। यानी कि इस मैच में अगेंस्ट इंडिया भी उसने शॉट्स जो खेले हैं वो प्रॉपरली अच्छे शॉट्स खेले हैं, 5 चौके हैं शायद उसकी इनिंग्स में। और फिर उसके बाद क्या ब्रेन फॉग हो जाता है, क्या हो जाता है कि व्हेन ही रीचेस टू द 20s, लेट 20s और 30s ही जस्ट गिव्स अवे हिज विकेट। होता क्या है ये? देखिए इस वक्त पहले तो मैं आपसे एक बात कहूं, विराट कोहली से कुछ नहीं है बाबर आजम के सामने, जीरो है विराट कोहली बाबर आजम के सामने। वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट हु इज अ बेटर प्लेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, जिसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ना प्लानिंग है, ना स्ट्रैटेजीज हैं, ना मेरिट है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है।
अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पिछले भी टूर्नामेंट में हम क्वालिफाई होने से रह गए थे, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। शर्म से डूब मरने की बात है कि जिस तरह हमारी क्रिकेट को नीचे ले जाया गया है, और सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल मोटिव्स की वजह से। अच्छा, ना सिफारिश का जहाँ तक सवाल है, जिसको चाहे मुँह उठा के ले लिया। मैं आपको बताऊं, मैं चीफ सेलेक्टर रहा हूं, अल्लाह के फजल से बहुत इज्जत से मैंने काम किया और बेस्ट पॉसिबल टीम सेलेक्ट करता था। कोच रहा, हेड कोच रहा, उसके रिजल्ट्स आप देख लिए। आज तक पाकिस्तान में या बाहर के किसी कोच का ये रिजल्ट नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने सिंसियरली काम किया अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ बोर्ड को कुछ दे के जाऊँ, पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ दे के जाऊँ। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी एज एन ओपनिंग बैट्समैन, जिसमें मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इतने। लेकिन अब मेरा वक्त था टू पे बैक का। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे पास कमी किसी चीज़ नहीं है, इस चीज़ की कमी है। अकल तो हम समझते हैं कि हवा में तीर चला देंगे, लग गया तो ठीक है। जैसे ये क्रिकेट ऐसा गेम नहीं है। और 50 ओवर की क्रिकेट, इवन 2020 में अब गेम प्लान आ गया है। 2020 का वो ज़माना गया कि धाड़ धाड़ मार के गेम ख़त्म हो गया। अब शुरू के 5 ओवर किस तरह खेलने हैं, बीच का पोर्शन किस तरह खेल रहा है, एंड में किस तरह तो जाना है। ये जो हमने सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, वाज दैट प्योर लक? सिर्फ कहाँ पे जो जीती थी? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज हमने जीती। वो प्योर लक नहीं, वो आप अच्छी क्रिकेट आप खेले थे आपने, और आप वो कहाँ जीती थी आपने, ये भी तो देखें आप। अपनी कंडीशंस में जीती थी आपने। मैं यही कह रहा हूँ, आपकी अपनी कंडीशंस हैं, आपके पास नहीं, वो हमने वहां जाके जीती थी। ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया था और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया था वनडे सीरीज। वो तो बहुत पहले की बात, अभी की बात कर रहा हूँ, पहले की बात है। मैं अभी रिसेंट, लेकिन मैं बारल, देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं कि जो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपको पता है वर्ल्ड कप आपका डिजास्टर हुआ पिछली दफा, हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। हमें शर्म की बात है कि अमेरिका जैसी टीम से हम क्रिकेट हार गए, जिनको क्रिकेट का भी नहीं पता हमने हम तो। और उसके बाद देखिए, ये बातों के ऊपर हमें देखना जरूरी है। हम इस वक्त प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि कौन प्लेयर अच्छा है कौन बुरा है। हमें अपनी टीम परफॉर्म, हाँ वो अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, वो बुरा है, ठीक है बुरा है, हमें अपने आप को तरफ देखना है। अशफाक सत्ती, ये 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं, एक उंगली उस तरफ करने से। मुझे अल्लाह ताला ने क्यों एज अ कोच इज्जत दी? मैंने टीम में लड़कों को कह दिया था कि जिस लड़के ने टीम के लिए नहीं खेला, चाहे बैटिंग में या बॉलिंग में, फील्डिंग में, किसी भी डिपार्टमेंट में, वो टीम से ऐसे बाहर निकाल दिया जाए। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। क्रिकेट खेली है, हम लोगों ने क्रिकेट खेली है। एक बात कह दूं, हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, बिलीव मी नॉट, कोई हम आसमान से उतर के नहीं आए थे। इन्हीं बच्चों, कामरान अकमल ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, यासिर ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। क्यों खेली है? डिवोशन के साथ, एक सिंसियरिटी के साथ, एक इमोशन के साथ कि हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपना बेस्ट हम अपने मुल्क को दें। बिलाशुबा ये बहुत जरूरी। वहाँ पे मुझे वो नजर नहीं आता, मुझे वो चीज नजर ही नहीं आती। कामरान भाई, मुझे नहीं होगी। एक तो ये है कि मुझे ये बताइए, बीइंग अ प्लेयर, जाहिर है कि आपसे बेहतर कौन, आपने ओपन भी किया इनिंग्स, आप अगली पोजीशंस पे भी खेले हैं। मुझे ये बताएं कि जब शुरू में बॉल आता है तो हो सकता है पेस हो या फिर काफी चीजें इंसान को सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन वंस यू आर इन, वंस योर आईज आर सेट, तो आपकी हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो जाती है और आपका फुटवर्क भी अच्छा हो जाता है। मैं जो बात कर रहा था बाबर की कि ही इज गेटिंग द स्टार्ट्स, जो शॉट्स वो खेल रहा है वो प्रॉपर है, वो तुक्के में नहीं लग रहे, लेकिन स्टिल ही इज गिविंग अवे हिज विकेट। तो एक तो ये इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती है? मतलब व्हाट इज हैपनिंग टू हिम? ही इज गेटिंग द स्टार्ट्स बट वो आगे जा नहीं पा रहे। देखिए, आगे इसलिए जा नहीं पा रहे, एक तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कर रहा है। आप देखें, मोहसिन भाई भी बेहतर बता सकते हैं, यासर भी ओपनर है, कि वो बहुत ज़्यादा शेकी खेल रहा है। वो अपनी जो उसकी शॉट सिलेक्शन है वो उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा, ओवर दी हेड नहीं मार रहा बॉलर्स। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा, रोहित शर्मा क्या करता है, यही करता है। आप देखें कि वो ज़्यादा स्क्वायर है, उधर विकेट जा रहा है खेलने के लिए, कि बीच वाला बॉल भी वो स्क्वायर पे खेलने जा रहा है, जिसकी वजह से वो लेग गिफर हो जाता है, रन्स नहीं हो पा रहे, उसके हाथ नहीं खुल पा रहे, विकेटें बीच में आ जाता है खेलने के लिए। ये चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। अब देखें, मॉडर्न डे इतनी है, विराट कोहली की इतनी बड़ी मिसाल है, वो एक बॉल को 3 जगह खेल सकता है। उसने अपनी स्किल का लेवल इतना बढ़ाया हुआ है। तो हमारे प्लेयर्स वो काम कर नहीं रहे। अगर रोकना है तो रोकते जाते हैं, डॉट बॉल हो रहे हैं तो डॉट बॉल करते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा।
स्किल वर्क नहीं कर रहा, प्रोसेस बेहतर नहीं हो रहा। सो मेनी एस्पेक्ट्स में अगर कल के मैच की बात करूं, अगर इससे हटके भी अगर मैं सिर्फ मैच की बात करूं ना, तो कामी भाई आप तो कल से ही इस पे काफी डिस्कशन कर रहे हैं और कल से लेके आज दिन भर करते रहे, लेकिन आप ये देखिए फील्डिंग की बात करें, 2 क्रूशियल कैचेस का छूटना नहीं होना चाहिए था। अगर बॉलिंग की बात करें तो आप 3 बॉलें अच्छी कराते हैं, उसके बाद 2 बॉलें बुरी करवा देते हैं। और फिर आपने एक चीज जो कही थी कि हमें 5 बॉलर्स के साथ खेलना चाहिए, यहां पर पहले खुशदिल की सिलेक्शन पर काफी बात हो रही थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप ये देखिए कि हमारे पास अबरार एक जो स्पिनर मौजूद है और उसके बाद खुशदिल हमारे पास ऑलराउंडर का ऑप्शन मौजूद है, एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग। गुज़िश्ता 2 मैचेस में ही इज द ओनली वन हु इज परफॉर्मिंग। तो अगर उसको हम हटा के किसी स्पिनर को लाते हैं तो फिर तो हमारी बैटिंग का और बुरा हाल होना था। ये जो कुछ रन पिछले न्यूजीलैंड के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ बन के फिर तो नहीं बनने थे। जो स्पिनर आप लाना चाह रहे थे उसकी जगह कहां बनती है? देखिए इशफाक, आप 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, उनमें से आपको 6 बैट्समैनों के साथ जाते एक ऑलराउंडर होना चाहिए था आपके पास, ऐसा जो बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बैटिंग ऑलराउंडर ना हो, फिर आपकी क्या नाम है प्लेइंग साइड अच्छी बनती है। जो बात कर रहे हैं आप फील्डिंग की, नो डाउट जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे फील्डिंग में, जब तक कोच करवाता रहेगा उतनी देर ठीक है, जब तक आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे फील्डिंग में उतनी देर आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए फिर आप देखें हमारी पैचेस में परफॉर्मेंस आती है, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। अब हमारे बॉलरों को कहा जाता है कि बेस्ट बॉलर है, तो वो बेस्ट बॉलर उस वक्त बनेंगे जब वो मैच जितवा के देंगे, वो उस वक्त हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर बनेंगे जब नए बॉल के साथ ऊपर से आउट करके देंगे। फिर बैटिंग की जहां तक बात है, आप देखें हमारे बैटर्स जो स्पिनर्स को एंगल करके नहीं खेल रहे, गैप में नहीं खेल रहे, पूरे बल्ले के साथ खेल रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो उसको पूरा एंगल छोटी टांग निकाल के कवर की तरफ खेलते हैं। विराट कोहली, अय्यर की आप बैटिंग देखें, उन्होंने इब्रार को कैसे हैंडल किया है, कैसे वो खेले हैं। आपने इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप स्पिनर्स को स्वीप मारनी आती हो, अगर स्वीप नहीं रिवर्स स्वीप मारे या स्टेप आउट लेके आप खेलें, फिर ही जाके स्पिनर्स थोड़ा सा अंडर प्रेशर आता है। आप ये काम नहीं करेंगे तो स्पिनर हावी होता जाएगा बैट्समैनों पे। यासिर, आप मुझे ये बताइएगा, थोड़ी सी दिलेरी और गेम अवेयरनेस इज द की। यासिर मुझे ये जरा बताइए, एक तो ये है कि मुझे तो लगता है कि इट्स ऑल ओवर फॉर अस, क्योंकि अब अगर मगर यहाँ वहाँ ये वो सारी कहानियां आ गई हैं। दूसरा ये है कि ये जो बात हो रही थी, खुशदिल इज एन ऑलराउंडर और बैटिंग में ही इज बीन परफॉर्मिंग, बॉलिंग में जाहिर है कि वो वायबल ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे, शॉट्स उस तरह से नहीं पढ़ रहे, मतलब ठीक कर रहा है। किसको लाना चाहिए था, क्योंकि ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू बी परफॉर्मिंग इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। किसकी जगह बनती है टीम में और किस पॉइंट पे बनती है अगर कोई स्पिनर लाना चाहे तो? देखिए अभी तो मेरे ख्याल से आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। 15 में जो पीछे ऑप्शन है वो देख लें। एक उस्मान खान है, वो मेरे ख्याल से उसको इसलिए उन्होंने रखा कि वो बैकअप में विकेट कीपिंग कर लेता है। अगर रिजवान को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो विकेट कीपिंग कर सकता था। उसके अलावा फहीम अशरफ है, फहीम अशरफ इज बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा परफॉर्मिंग इन बोथ द डिपार्टमेंट्स, तो मिस कैलकुलेशन लग रही है मुझे सिलेक्शन में कि इन्होंने देखें टेस्ट मैचेस, अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको 2 स्पिनर्स ने टेस्ट मैचेस जिताए, चले वो ब्रेक विकेट थी जो भी था, उनमें से एक स्पिनर जरूर इंक्लूड होना चाहिए था, क्योंकि एशियन कंडीशन हमारी अपनी कंडीशंस है। यहाँ पे हमने देखा स्टैटनर किस तरह बॉल कर रहे हैं, बहुत जोर के बॉल कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप निकले। डर नहीं है ना, डर नहीं है तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो खैर एब्सोल्युटली, क्योंकि वहां से देखें हमारी पिचेस पे ये भी एक ऑप्शन है ना कि थोड़ा सा बॉल अगर अच्छा ग्रिप हो गया तो ब्रेक हो जाएगा, तो बैट्समैन डरता है निकलते हुए। ठीक है, तो हमें एक रेगुलर वन लास्ट थिंग मोहसिन भाई, यस और नो में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत मुख्तसर है। क्या हमारा चांस है अभी चैंपियंस ट्रॉफी में या नहीं? नो जी। ओके, कामी भाई, डू वी हैव एनी चांस लेफ्ट? जब टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त ही नहीं चांस था पाकिस्तान टीम का। यासिर भाई, आप योर थॉट्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब तो मेरे ख्याल से चांस मिस हो गया, फिर ना ही समझिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मोहसिन हसन खान साहब, थैंक यू सो मच कामी भाई, थैंक यू सो मच यासिर भाई फॉर योर टाइम। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और आपने देख लिया है कि जी हुण बस वापसी का टिकट ही कटाइए, चांसेस इतने ज्यादा हमारे पास नहीं रह गए हैं। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और अब जिस जिक्र करने जा रहे हैं जिस मामले का, वो मामला ऐसा है कि जिसने शहर कायद कराची में सबको हिला कर रख दिया है। 31 दिसंबर की रात यानी कि न्यू ईयर नाइट को एक झगड़ा होता है और उसके बाद 6 जनवरी को एक नौजवान को बुलाकर तशद्दुद किया जाता है और फिर उसके बाद उसको जलाकर मार दिया जाता है, शहर से बाहर ले जाकर हब के इलाके में। इनिशियली उसकी वालदा उसको ढूंढती रहती हैं, पुलिस से भी बात करती रहती हैं, लेकिन पहले उसका पता नहीं चलता और बाद में जाके उसका सुराग मिलता है। और बड़े उस सुराग मिलने के बाद एक मुलजिम का पहले पता चलता है जिसका नाम शिराज होता है, फिर अरमगान एक मुलजिम सामने आता है, फिर ऐसे गुत्थियां सामने आती हैं कि जिनको सुलझाना अभी तक भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि एक केस से दूसरा केस जुड़ा है। अब समझ नहीं आता है कि इसके अंदर मनशियात फरोशी ज्यादा है या इसमें कत्ल का जो मामला जिसको समझा जा रहा था या फिर किसी लड़की का मामला समझा जा रहा था। तो इसके अंदर अब डार्क वेब के भी तस्करे आ रहे हैं और फिर ये जो मनशियात फरोशी का जो जाल है ये आप देखें कि ये फैलता चला जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से इसको कंटेन समझा जा रहा था कि ये एक इनफरादी नौयत का मामला है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके अंदर बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मामला कहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नजीर शाह, जो मामले पर नजर रखे हुए हैं। नजीर शाह, मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन भी है, बहुत परेशान कुन भी है कि अब तक जो कुछ इस मामले में हुआ, और लगता ये है कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, इंकशाफात यूं ही होते रहेंगे। बिल्कुल देखें, ऐसा ये जिस तरीके से ये मामला सामने आया था तो शुरू में तो सिर्फ इसको एक कत्ल ब्रूटल मर्डर केस की नजर से देखा जा रहा था और इदारे उसी जाविये पर तहकीकात कर रहे थे। आम लोगों को तो वही पता था जो मीडिया उनको दिखा रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो मुख्तलिफ तफ्तीशी तहकीकाती इदारे वो तमाम इस पर गहरी नजर रखे हुए थे। पुलिस की जानिब से इब्तिदा में इस केस को काफी हल्का लिया गया। जिस वक्त शिराज का कैरेक्टर सामने आया उस वक्त से लेकर कबर को ढूंढने तक विफाकी हसास इदारे की जानिब से जो स्पेशलाइज्ड यूनिट CI उसकी भरपूर मदद की गई। इस केस में पहले एक लड़की का नाम सामने आया, फिर दूसरी का सामने आया, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये इंतजाम करें कि इसमें एक तीसरी लड़की भी है जो इस मामले में न सिर्फ अहम किरदार है बल्कि वो एक विक्टिम भी है। अच्छा। पुलिस और जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से इस केस पर मुख्तलिफ जावियों से जब काम किया गया तो इब्तिदा में उनको ये पता चला कि ये एक सिर्फ गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाता था। अच्छा। 62 लैपटॉप और दीगर चीजें जब मिली, फिर उनको पता चला ये ड्रग नेटवर्क भी चलाता था। उसके बाद जब मजीद इनका इंकशाफात सामने आना शुरू हुए तो फिर पता चला कि किस तरीके से इस केस में जो है एक एक करके कैरेक्टर सामने आना शुरू हुए और उनकी जानिब से फिर पता चला कि जो अरमगान है इसने बाकायदा एक ऐसी अपनी प्राइवेट फौज बना रखी थी जो पुलिस समेत किसी भी इदारे को नहीं मानती थी। अच्छा। जब चंद माह कबल गिजरी थाने का SHO और दीगर एक FIR के केस में जब इसके घर पर पहुंचे तो अरमगान की जानिब से न सिर्फ पुलिस से मुगलिजात बकी गई बल्कि ये तक कहा गया कि ये जिस जगह पर आप खड़े हो यहाँ से वापस चल जाओ। पहली बात तो ये हुकूमत पाकिस्तान की हदूद ही नहीं है, ये मेरी जगह है और यहाँ पर आप किसी सूरत खड़े अंदर दाखिल होना तो दूर की बात आप खड़े भी नहीं हो सकते। जिसके बाद फिर पुलिस को फोन करके मजीद मोबाइलें मंगवाई गई तो वो भी अंदर दाखिल ना हो सके और आखिर तो नजीर मुझे एक बात बताइएगा कि ये कोई भी सानिया एकदम नहीं होता। वो मुझे ये बताइए कि जब ये सारा कुछ हुआ, एक कोई टैंकर ड्राइवर था उसके साथ भी इस लड़के का झगड़ा हुआ था, उसकी भी FIR हमने देखी थी कि जिसके अंदर उसको रोका था, इसने उसके टायर पे फायरिंग की थी और फिर वहां पर भी FIR हुई थी। ये वाकया जिसका आप हवाला दे रहे हैं तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? I mean, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस अगर कार्रवाई करना चाहे और कोई इस तरह से रेजिस्ट करे? हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। तो फिर इस मामले का उस वक्त किसने दबाया या उसको कवर अप किसने किया, क्योंकि इसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं थी। देखें अशफाक, अरमगान की इस वक्त मेरे पास 9 FIR मौजूद हैं। इसके खिलाफ 9 मुख्तलिफ मुकदमात है जिसमें कस्टम के, मंशियात के, झगड़े के और दीगर ये केसेस शामिल हैं। और पुलिस को भी चाहिए था कि जब वो इस केस पर काम कर रहे थे तो पहले मुकम्मल स्टडी किया जाता, क्योंकि एक ऐसा नौजवान ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि 22-24 साल शायद इसकी उम्र होगी और उसने एक ऐसा प्रोटोकॉल रखा होता कि शायद
अगर मैं गलत नहीं हूं तो 150 के करीब शायद वजीर आला सिंध के पास भी इतना स्क्वाड नहीं होगा। आईजी सिंध तो खैर बहुत दूर की बात है, वजीर दाखिला के पास भी इतनी नफरी नहीं होगी जितनी इस अकेले एक लड़के ने रखी हुई थी। और इसके जितने सिक्योरिटी का अमला था वो इसको बॉस के नाम से जानता था, उनको इसका असल नाम भी नहीं पता था। इस वक्त जो है एक जानिब मनी लॉन्ड्रिंग ये जो सिक्योरिटी थी, मुझे ये बताएं कि ये सिंगल हैंडेडली एक एक करके बंदों को हायर किया था, किसी सिक्योरिटी कंपनी की जानिब से ये लोग उसको दिए गए थे? और ये क्या कराची में क्या इजाजत है इसकी प्राइवेट मलेशिया रखने की? ये कोई जाहिर है कि लोग घूमते होंगे तो नजर भी आते होंगे, और अगर हम वहां पर जिस इलाके में ये रिहाइश पजीर था तो वहां पर तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास और हम देखते हैं, तो ये कैसे लोगों की आंखों से ये ओझल रहा? देखें, इलाका मकीन इस बात से काफी तंग भी थे, उन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी, वो वीडियो मौजूद है जिसमें लोगों ने कहा था कि इसने इलाके में लोगों को तंग करके रखा हुआ है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि वजीर दाखिला सिंध और आईजी सिंध की जानिब से वाज़ेह अहकाम थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स के डिस्प्ले ऑफ वेपन ब्रांडिशिंग पे सख्ती से पाबंदी है। उसके बावजूद इसने अपने इन सिक्योरिटी गार्ड्स को लेटेस्ट हथियार दिए हुए थे और तमाम के तमाम जो है मुसल्ला रहते थे। और ये सब लाइसेंस थे हथियार? देखिए, इसके पास से राइफल और हजारों की तादाद से गोलियां मिली हैं, और उनमें से उन राइफल्स की कीमत करोड़ों रुपए, उन तमाम राइफल्स। अच्छा। और ताहाल ना ये उन तमाम वेपन्स का जो लाइसेंस पेश कर सका है, ना ही इसकी जानिब से जो इसकी गाड़ियों के कागजात है वो पेश किए गए, ना ही ये तफ्तीश में उस तरीके से। अच्छा नजीर, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि इसमें मामला और भी है। आज मेरे लिए एक और भी चीज सामने आई कि मकतूल मुस्तफ़ा के भी एक मुकदमे में वारंट जारी हुए हैं। एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि साहिर हसन का जो किरदार सामने आया है वो भी उसके भी इंकशाफात हैं काफ़ी सारे कि कोरियर कंपनीज के जरिए उनका भी रोल है कि करोड़ों रुपए की मंशियात मंगवाई, जो वीड वगैरह जिसका तस्करा किया गया वो बेचा किस तरीके से जाता था, क्या किया जाता था, ये भी सामने आया। तो ये किस तरीके से, ये तो हम देख रहे थे कि शर्जील साहब तो बड़ी कार्रवाइयां कर रहे थे और उनकी जानिब से दावे भी किए जाते थे कि हम बड़ा एक्शंस ले रहे हैं, तो फिर ये क्यों कर हो रहा था ये सारा कुछ? देखिए, मैं आपको दोनों चीजों के जवाब दूंगा, और इतने होशरुबा चीजें हमारे सामने आई हैं कि हम खुद हैरान हैं कि ये आखिर हो क्या रहा था। पहले तो मुस्तफा आमिर का मैं आपको बता दूं कि 2024 का ANF का जो सबसे पहला मुकदमा था FIR नंबर 1/2024, ये मुस्तफा आमिर उर्फ तैमूर, उसकी उर्फियत तैमूर थी, उसके खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें 30 ग्राम वीड उसके पास से मिली थी, उसके पास से बरामद हुई थी। उस केस में वो बाकायदा मफरूर था। 22 फरवरी को मंशियात की जो खुसूसी अदालत है उसकी जानिब से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और कहा गया कि 27 फरवरी को इस मुस्तफा आमिर को प्रोड्यूस किया जाए, चाहे किसी भी सूरत में उसको लाना पड़े। अब जो अदालतें होती हैं या कोई भी इस तरह के इदारे होते हैं वो दस्तावेजात पर, सबूतों पर चलते हैं, उनको आप भले जबानी बता दें कि उसको कत्ल किया जा चुका है। तो अब जब तफ्तीशी अफसर ANF का पेश होगा तो वो बताएगा कि मुस्तफा आमिर को इस तारीख को इसी तरीके से कत्ल कर दिया गया, तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। अब रही साहिर वाली बात, तो साहिर से मैंने खुद बिलमुशाफा मुलाकात की और उसने जो इंकशाफात किए हैं, उसने पुलिस को, सियासतदानों, बड़े पाकिस्तान के जो कराची में रहने वाले बिजनेसमैन हैं उनके, और कुछ स्कूल्स के, कॉलेजेस के और ऐसे तबका फिगर के लोगों के नाम बताए जिनके बच्चे, जवान बच्चे बच्चियां इससे मंशियात लेते थे। 12 क्लाइंट्स के नाम बताए। 50 करोड़ से जायद की ये मंशियात इस 2 साल में पाकिस्तान की 2 टॉप की कोरियर कंपनियों के जरिए मंगवा चुके हैं, जो पहले कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और उसके बाद बाय रोड कराची पहुंचती हैं। एक हफ्ते 15 दिन में ये 1200 ग्राम यानी कि 1 किलो 200 ग्राम की ये वीड मंगवाता था। मुझे एक बात बताएं, एक तो इसका मुल्जिम साहिर का इस मामले से क्या ताल्लुक है, और दूसरा इतनी मनीशियात जब आती थी तो ये कोरियर कंपनीज का कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वो चेक करें, या कोई देखा नहीं जाता? क्या होता क्या है ये, हाउ डज इट वर्क? ये संगीन सवाल है उनकी कारकर्दगी पे। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ा तशवीशनाक ये बात भी है कि इससे पहले कितनी गैर ममनुआ चीजें कोरियर कंपनी के जरिए पाकिस्तान आ चुकी होंगी, कराची आ चुकी होंगी। और जो साहिर का केस आप कनेक्शन ढूंढ रहे हैं इस केस में, तो वो ये कि अरमगान को जो मंशियात देता था वो साहिर देता था। जब अरमगान को गिरफ्तार किया गया, उनसे तफ्तीश के दौरान एक लिंक मिला, उस लिंक की जानिब से बताया गया कि एक साहिर लड़का है जो मंशियात फरोख्त करता है,
और उसके घर पे इस कमरे में इस जगह पर तो साहिर का मिलेगी। जब पुलिस वहां पहुंची मुस्तफा तो से वहां कोई पर ताल्लुक साजिद है? हसन, मुस्तफा समेत जितने भी ये थे सब एक दूसरे को जानते थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी तक उसने जो अरमगान का बताया, तो साजिद हसन की मौजूदगी में उसकी अलमारी से वीड निकाली गई और आज मेरे सामने, पुलिस के सामने इसने बाकायदा ये हमारे सामने बात कही है कि जो कैश पैसे होते थे वो तो साहिर खुद लेता था, लेकिन जो बड़ा अमाउंट होता था वीड का वो इसके वालिद साजिद हसन जो मशहूर टीवी एक्टर है उनके मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट जाता था, जिसको वो बाद में निकालता था। तो एसएसपी एसआईयू ने ये भी कहा कि अब हम इसमें ये भी लिंक ढूंढ रहे हैं कि उसमें साजिद हसन का भी कोई किरदार है, तो उससे भी हम तफ्तीश करेंगे। तो ये मामला बजाय कि ऐसा लगता है कि मजीद इसकी जैसे बैटरी होती है ना, तो इसकी मजीद शाखें निकलती जा रही हैं। जो कत्ल से शुरू होने वाला मामला था वो मनी लॉन्ड्रिंग, कॉल सेंटर, मंशियात और उसके बाद पता नहीं कहां तक जा पहुंचा है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं। और न सिर्फ अब स्पेशलाइज्ड यूनिट सीआईए बल्कि विफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से भी इस पर भरपूर काम किए जा रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका नजीर शाह। ये मामला ऐसा ना हो कि अब इसको कवर अप किया जाए, क्योंकि जितने नाम सामने आ रहे हैं, जितना बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, तो इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। आई एम श्योर कि इसके ऊपर आला सतह पर नोटिस लिया जाएगा और उसकी बेखनी की जाएगी। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में आई जस्ट वांट टू से कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि केस को परसू करना चाहिए और इस केस की जितनी भी गुत्थियां सुलझानी चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। ये जो वालिदैन हैं अब कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, मुस्तफ़ा के वालिदैन हों या फिर बाकी हम जो भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि हम इस मामले पर थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, अपनी औलाद पर नजर रखेंगे भी, तो फिर ऐसे मामलात वक्त गुजरने से पहले ही सॉर्ट हो जाएंगे। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने